हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दांगे एकेडमी पर। तो इससे पहले मैंने एक क्लास ली थी जिसमें हम ऑलरेडी सिलेबस को डिस्कस कर चुके थे और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स मोलालिटी को डिस्कस कर चुके थे, मैट्रिक्स को डिस्कस कर चुके थे। तो अभी हम वापस अगेन हम कॉम्बिनेशन के साथ में ही स्टार्ट कर रहे हैं कि यदि आप किसी भी मीडियम से हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, बाईलिंगुअल जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं मेंशन भी कर दूंगी। तो ये जो स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट ग्रेड की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी पात्रता परीक्षा और भर्ती परीक्षा दोनों के लिए ही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम वही टॉपिक कर रहे हैं जो दोनों में कंप्लीट हो और एकदम बेसिक से कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने एग्जाम्स का पैटर्न देखा होगा। एग्जाम के जो क्वेश्चन है काफी डीपली पूछे जा रहे हैं, जैसा कि हम नेट की एंट्रेंस एग्जाम में देखते हैं, नीट में देखते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। तो अगर आप ऊपर ऊपर से रीड कर लेंगे तो वहां आपका काम नहीं चलने वाला है। हमें पूरी चीज डीपली नॉलेज होना चाहिए। तो बैक टू बैक मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की, मतलब यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको साइकोलॉजी के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, एमपी पुलिस की जो प्रिपरेशन है वो दांगे एकेडमी पर स्टार्ट हो चुकी है, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं आपको टेस्ट भी मिनिमम कॉस्ट पर देने की, सबसे कम मतलब आप कंपेयर करके भी देखिएगा, सबसे कम चार्जेस होंगे। हाँ, अभी कुछ चीज़ें नहीं है वहाँ पर क्योंकि ऐप अभी अभी आया है, नया है, तो कुछ चीज़ें अपडेट करना बाकी हैं। तो अभी हम ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, अभी हम स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री मैंने बाइलिंगुअल लेने की कोशिश की है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। स्लाइड्स प्रिपेयर नहीं हो पाई है, पर मैं चाह रही हूँ कि स्लाइड अगर नहीं भी होती है तो जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो प्रिपरेशन में मेरी तरफ से मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, वो एटलीस्ट मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। सो केमिस्ट्री क्या है, फर्स्टली उसकी डेफिनेशंस को हम समझेंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखो, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक विज्ञान की एक शाखा है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर यानी कि द्रव्य, हिंदी में इसे कहा जाएगा द्रव्य। इसमें हम किस किस की स्टडी करते हैं, एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर कंपोजिशन यानी कि उसके संगठन, उसकी संरचना और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है। प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ मैटर। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, उसके थ्रू आप उसको देख लेना। तो ऐसा नहीं है कि रसायन विज्ञान बहुत बहुत कालों से पुराना हो, बहुत पुराना नहीं है। शुरू से ही ये क्या रहा है, बड़ा रोमांचक रहा है। क्योंकि देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसको जानने के लिए हर पर्सन में उत्साह होगा, है ना, एक्साइटमेंट होगा। तो बस उसी को जानते 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 नई नई डिस्कवरीज होती गई है। उन डिस्कवरीज में कौन कौन सी वन बाय वन आई है, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी डेफिनेशंस दी है, इसको हम जानते हैं। जैसे कि हम हमारे घरों में भी देखते हैं, हमारे घरों में भी रासायनिक क्रियाएं होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है। दूध से दही बन जाना, ये सारी देखते हैं ना, ब्रेड बनाना, ये सारी केमिकल रिएक्शंस है। तो इन सब में इन्वॉल्व होता है केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन है, कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बन जाता है। तो जो पहली डेफिनेशंस आई रोल्ड हॉफमैन ने दी थी, इनके अकॉर्डिंग जो केमिस्ट्री है वो क्या है, वो एक तरह का साइंस है। और साइंस किसका है, मॉलिक्यूल्स और उसके ट्रांसफॉर्मेशन का है। मतलब कि जो रसायन विज्ञान है, अणु और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। जितने भी अणु होते हैं हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो सबसे छोटी चीज होती है, सबसे छोटी चीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परमाणु। तो पहले जब इसकी डिस्कवरी नहीं थी तो उन्होंने बोला कि जो छोटे छोटे अणु होते हैं और ये जो अणु जिनसे मिलकर बने यानी परमाणु, उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, उनके अध्ययन को हम कहते हैं केमिस्ट्री या फिर रसायन विज्ञान इनको कहा जाता है। तो अब इसके बाद में क्या चीजें हमारे सामने आई, इसके बाद में जो चीजें आई थी वो जनरली हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान की जो खोज हुई ना, सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं की गई कि दूध से दही कैसे बन रहा है, ये चीजें नहीं थी। दो रोमांचक ऐसी चीजें सामने आई थी जिन्होंने व्यक्तियों के अंदर इतना उत्साह भर दिया था, इतनी एनर्जी, इतना एक्साइटमेंट भर दिया था कि वो इसकी खोज के लिए निकल पड़े। तो उसमें से जो पहली चीज थी वो क्या थी, पारस पत्थर। क्या थी, पारस पत्थर। अब इसको तो इंग्लिश में हिंदी में सेम ही कहेंगे, स्टोन बोल देंगे बस। ये जो पारस पत्थर है, इन्होंने ऐसा पता लगाया कि इस पारस पत्थर के संपर्क में अगर आपका लोहा आता है, तांबा आता है, ऐसी कोई वस्तु आती है तो इसके संपर्क मात्र में आने से, इसके टच करने से, इसके छूने से वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, वो सोने वाली धातु में परिवर्तित हो जाएगी, यानी सोना बन जाएगी। तो ये बड़ा एक्साइटमेंट था क्योंकि सोना बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ना।
कॉस्टली चीज है। तो जब पारस पत्थर की वजह से लोहा और तांबा जैसी धातु को, जैसी मेटल्स को हम सोने के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट था, इसलिए रसायन विज्ञान की खोज आगे बढ़ती गई। तो ये तो पहला रीजन था। दूसरा रीजन था कि हर इंसान चाहता है कि वो मरे ना, तो अमृतत्व प्राप्त करने के लिए, अमृत से अमृतत्व प्राप्त करने के लिए ये दो चीजों ने रसायन विज्ञान की खोज को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर इसके बाद अगर हमारे जो चार वेद हैं उसमें से इसको 400 कर लेना, 400 बीसी पूर्व, इन इसमें क्या क्या बताया गया कि चर्म संस्करण, चमड़े से चमड़े को और उपचारित करके, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग करके बाद में उससे कई सारी चीजें बनाई जा सकती है। ये काफी पुरानी चीजों से ही मेंशन था। इसके बाद कपास को हम डाई कैसे कर सकते हैं, कलर कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें कहाँ मेंशन थी, ऋग्वेद के अंदर मेंशन थी। अब वही बात करें कि उत्तर भारत में भी और ऐसी चीजें मिली हैं, जैसे कि काली मिट्टी, काली पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तन, ऐसी चमकदार बर्तन जिसको वापस से दोबारा नहीं बनाया जा सका, मतलब वापस से किस प्रकार से उनको इतनी शाइनी अपीयरेंस दी गई थी, इस चीज का पता ही नहीं लगाया जा सका और दोबारा उनको नहीं बनाया जा सका। इसके बाद जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, इसमें उन्होंने बताया है, क्या बताया है यार, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो समुद्र है, समुद्र से लवण कैसे प्राप्त किए जाते हैं, है ना, समुद्र से लवण कैसे प्राप्त किए जाते हैं, इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। अब लवण का मतलब है सॉल्ट यहाँ पर, है ना, तो क्या लिखेंगे, सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी, हाउ टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी, तो ये किसमें बताया गया, इन्होंने इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया। इसके बाद कक्र पाणी जो है, इन्होंने क्या बताया, मर्क्यूरी क्लोराइड की रिएक्शन के बारे में बताया है। यानी कि सोचो इतने पुराने टाइम पर से ही हमारे केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज लोगों को पहले से ही था। इसके बाद और इन्हें को साबुन की खोज का श्रेय जाता है, किसको जाता है, कक्र पाणी को, साबुन की खोज का श्रेय किसको जाता है, खोज का श्रेय, इन डिस्कवरी ऑफ द सोप, लिख देते हैं हम, डिस्कवरी ऑफ द सोप। ये सारी चीजें केमिस्ट्री के इन्वेंशन के प्रूफ के बारे में और पुख्ता सबूत हमें प्रोवाइड कर रही। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि सुश्रुत संहिता है, जो सुश्रुत ने खुद लिखी है, तो इसमें इन्होंने बताया है क्षार यानी कि बेस के बारे में बताया है। क्या बताया है, क्षार या बेस के बारे में। हमें पता है अम्ल यानी कि जो एसिड होता है, क्या होता है, एसिड होता है, पेट में एसिडिटी होती है। अब ये कहाँ से निकल के आ रही है, पाचन क्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये पाचन क्रिया से संबंधित है, यानी डाइजेशन से रिलेटेड है ये पूरी चीजें। अब जब भी डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है। क्या करना है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज, ठीक है। अब इस न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, हम ऐड करते हैं इसमें बेस, उदासीन करना है, यानी कि क्षार को और अम्ल को जब मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो रही है, तो ये वहीं से पता चल गया बेस। अब बेस हम यहाँ पे कैसा यूज कर रहे हैं, जिसका जो पीएच है वो कितना हो, 10 से 10.4 के आसपास हो, तो जल्दी से जो पेट में एसिडिटी होती है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसी टाइम पे सुश्रुत संहिता के अंदर वर्णन है, जिसको सुश्रुत ने खुद लिखा था। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यदि हम बात करें कि जो पुराने लोग थे उनको आधुनिक विज्ञान से पहले ही पुरातन काफी चीजें केमिस्ट्री के बारे में पता थी। जैसे कि 1300 से 1600 बीसी की बात है ये, इस टाइम पे एल्कीमी जो कि औषधि रसायन है एक टाइप का, इसके बारे में जानकारी थी। अब इसमें जैसे यूरोप से लोगों का आगमन हुआ, उस टाइम पे जब हम विदेशियों का आगमन पढ़ते हैं, उस टाइम पे यूरोपियंस भी आए थे, तो उनकी जो विधियां थी वो अलग थी। और वहीं यदि हम चीनी और भारतीय विधियों की बात करें तो इनकी एल्कीमी विधियां अलग थी, यानी औषधि रसायन। तो औषधि रसायन की वजह से भी केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है आगे डिस्कवरी करने। आती है चरक संहिता। चरक संहिता अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस को बताती है केमिकल्स के, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड,
का, नाइट्रिक एसिड का, कॉपर के ऑक्साइड्स, टीन के ऑक्साइड्स, लेड कार्बोनेट, सल्फेट, इन सब की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? चरक संहिता में। इसके अलावा अगर हम पंजाब प्रांत के जब वहाँ पे खुदाई की गई तो वहाँ पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जो नगर से, वहाँ पर हमने देखा ईंटों से बने हुए भवन या मकान मिले हैं। तो उस टाइम से ही लोगों को पक्की ईंटों के बारे में पता था। उस टाइम पे सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। यदि आप कहीं पर जाते हैं घूमने के लिए पुराने महल वगैरह, तो वहाँ पे देखा ना ईंटों की जो चढ़ाई या जुड़ाई की गई है, उनको जोड़ने का जो काम किया गया है वो किस टाइप से किया गया है ताकि वो चीज हार्ड हो सके। तो उसमें उन्होंने बताया कि इसमें क्या क्या मिलाएंगे, चूना, रेत, है ना, और उसके बाद CO3, सीमेंट नहीं थी तो इसको ही मिलाया जाता था, कैल्शियम कार्बोनेट को। इसके बाद जो हड़प्पा के लोग थे वो बनाते थे, यहाँ पे हड़प्पा के लोग फैंस, क्या बनाते थे? ये सब बनाते थे फैंस। ये जो फैंस है होता है, ये क्या होते हैं फैंस? तो अगर ये क्वेश्चंस बने कि फैंस कहाँ के लोग जानते थे इसके निर्माण के बारे में, तो हड़प्पा के लोग जानते थे। हड़प्पा के लोग कौन सी एक विधि के बारे में जानते थे? जिसको मिक्स करके बनाया जाता था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था फैंस। तो इसका निर्माण देखते हैं कि फैंस का निर्माण कैसा होता है। तो फेंस एक प्रकार का कांच होता है। फेंस क्या होता है? एक प्रकार का कांच होता है जिसे पिघलाकर ठंडा करके विभिन्न सांचों में डालकर क्या बनाए जाते थे? आभूषण बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी यहाँ पर बनाई जाती थी। फैंस, इंग्लिश में भी फैंस ही इसको कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो सीसा होता है, सीसा यानी कि लेड, क्या होता है? लेड, लेड। अब इसमें इसको पिघला कर क्या करते थे? सोना चांदी इनमें मिक्स करके इससे ऑर्नामेंट्स ये लोग बना लेते थे। तो इसी को बोला जाता था, फैंस कहा जाता था। वो लोग क्या करते थे? यहाँ पे टीन, और टीन को इंग्लिश में टीन ही बोला जाता है, टीन और आर्सेनिक, टीन और आर्सेनिक, इनको क्या करते थे? इन दोनों को मिलाते थे तांबे के अंदर। किसके अंदर? तांबे के अंदर, कॉपर के अंदर मिलाते थे। और फ्रोजन मेथड, कौन सी मेथड? फ्रोजन, फ्रोजन, और फोर्जन मेथड के द्वारा फिर इसके क्या करते थे? अलग अलग ढांचों में इसको ढाल लेते थे और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण ये करते थे। डिफरेंट टाइप ऑफ द मेटल्स हो गई, डिफरेंट टाइप ऑफ द सब्सटेंस हो गए, उनका फॉर्मेशन ये लोग करते थे। तो ये सारी चीजें वहां से पहले से इतिहास में दर्ज। ये जो सबूत है कहाँ से मिलते हैं? अगर इसकी बात करें तो उत्तर भारत में हस्तिनापुर, तक्षशिला, वहां से इन सबके सबूत मिले हैं, जहां से ये लोग क्या करते थे? फिर इनको ये जो धातुएं थी इनके अंदर ऑक्साइड मिलाकर इनको रंगने का काम भी करते थे। कांच को रंगने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कांच को रंगने के लिए ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कलरफुल जो कांच बनाए जाते हैं उसमें ऑक्साइड्स मिलाए जाते हैं। कांच या फिर ग्लेज को कलरफुल बनाने के लिए उनके ऑक्साइड्स को कंबाइन करेंगे तो कांच कैसे हो जाएंगे? कलरफुल कांच बन के आ जाएंगे। एक हमारे भारत के जो वैज्ञानिक थे नागार्जुन, एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने काफी सारी चीजों के बारे में नॉलेज दिया है। तो उनमें तो नागार्जुन एक एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट मतलब औषधि विज्ञान, और धातु विज्ञानी थे। क्या थे? धातु यानी कि मेटल साइंटिस्ट, धातु विज्ञानी थे। इसके अलावा एक और जगह में वर्णन मिलता है, पुरानी पुस्तक जिसमें बारूद बनाने का वर्णन किया गया है। कहाँ पर? बारूद बनाने का वर्णन किया गया है। उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक है रसोपनिषद, रसोपनिषद। इसके अंदर बारूद बनाने के बारे में सारा विस्तार से बनाया गया है कि किस टाइप से हम बारूद बना सकते हैं, उस बारूद को हम किस प्रकार से उपयोग करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, कक्रपाणी जिन्होंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड्स के बारे में बताया, क्लोराइड्स के बारे में बताया, और साबुन बनाने का जो श्रेय है वो भी इन्हीं को जाता है। तो उन्होंने ये जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें 18th सेंचुरी में ही बता दी थी, यानी कि 18वीं शताब्दी के अंदर ही इनका वर्णन कर दिया था। यानी जब से ही केमिस्ट्री के बारे में लोगों को नॉलेज पहले से ही था। तो काफी बेसिक चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसे कि अभी तक पेपर्स आ रहे हैं। इसके अलावा एक और वर्णन जो मिलता है हमें, वराह मिहिर की
जो छठी शताब्दी 6th सेंचुरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, शताब्दी में इन्होंने वर्णन किया है कि जैसे अभी हम दीवारों पे पेंट करते हैं ना, अभी तो हमारे पास में काफी टाइप की पुट्टी करना है, एसडी पेंट करना है कि व्हाइट सीमेंट करना है, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने बताया कि जो मंदिर है, छत है, दीवारें हैं, उसको हमें कलर करना है। तो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो पेड़ की जो छाल है, बार्क है, उससे, उसके बाद फलों के रस से, छालों के रस से, पत्तियों के रस से, इससे ही हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो इसमें कुछ दूसरे पदार्थ मिलाकर इसे उबाल कर इतना गाढ़ा कर लेंगे और फिर दीवालों को कलर किया जाता था, जिसका वर्णन वराह मिहिर की संहिता में मिलता है। वराह मिहिर है ये, वराह मिहिर की संहिता में मिलता है। ये वराह मिहिर ने वर्णन किया था 6th सेंचुरी के अंदर। और ये कहाँ किया था? रसोपनिषद, यहाँ पे 18th शताब्दी के अंदर ही हमको ये सारी चीजों के वर्णन मिल जाते हैं। एक्सप्लेनेशन की पूरी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वहां से प्रोवाइड हो जाती है। अभी हमने ऋग्वेद की बात करी, अब हम दूसरे वेद की बात करते हैं, अथर्ववेद की बात। इसके अंदर भी में भी हमें डाइस के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि यहाँ सूरजमुखी से बनाना, सूरजमुखी हो गया, काफी सारे प्लांट्स इन्होंने लिए हैं। सूरजमुखी, कलर के लिए इन्होंने लिए है जाटिका, ये सारे सब्सटेंस के नाम है। इसके अलावा भी हमने जो वराहमिहिर देखा, उन्होंने इस और भी चीजों के बारे में वर्णन किया है, जैसे लाख कैसे बनाई जाती, लाख जो लाख की चूड़ियां बनाई जाती है, मूर्तियां बनाई जाती है ना, सजावट के सामान है ना, तो लाख के बारे में वर्णन है। किसमें? वराहमिहिर की संहिता में। अथर्ववेद में कलर के बारे में बताया गया है कि कैसे अलग अलग पदार्थों से अलग अलग कलर को बना के डाई किया जाएगा, रंजक बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? रंजक, यानी कि डाइस बनाए जाते हैं। जैसा कि हमने बात करी वराहमिहिर की, तो वराहमिहिर ने और इत्र, परफ्यूम्स वगैरह बनाए इन्होंने, इत्र। उसके बाद मुंह को सुगंधित करने वाले चीजें, जैसे पान खाए जाते हैं, सौंफ खाई जाती है ना, मुंह को सुगंधित करना। उसके बाद साबुन में कौन सी खुशबू डालना है, इन सारी चीजों का वर्णन भी वराहमिहिर के द्वारा यहाँ पर किया गया है। करते हैं कि ये तो सारी चीजें हो गई, किसने कैसे डिस्कवरी की, किस किस का वर्णन किया। केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों इसकी जरूरत हमें पड़ती है। देखिए सबसे पहले ये पता चलता है औषधि निर्माण में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद किसी भी व्यक्तिगत यानी पर्सन टू पर्सन ये इम्पोर्टेंस है, उसकी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। कैसे? कि मान लीजिए उसका डाइजेशन बहुत अच्छा है, उसको अगर खराब हुई तो कौन सी मेडिसिन की जरूरत है, अगर ये चीजें पता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठ जाएगा। इसके अलावा और कहाँ पे आता है? जो मस्तिष्क की गतिविधियां हैं, मस्तिष्क की, ब्रेन की, है ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी रसायन विज्ञान का इम्पोर्टेंस है। ब्रेन एक्टिविटी के बारे में जानने के लिए, ब्रेन एक्टिविटी के बारे में जानने के लिए। इसके बाद अगर देखें मौसम विज्ञान के बारे में पता लगाने में भी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, मौसम विज्ञान। उसके बाद अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में कैसे है, कौन सी मेटल की डिस्कवरी कहाँ पर है, कौन सी मेटल को कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कि अभी क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल के लिए हो रहा है, तो अभी चार्जिंग वाली चीजें आ गई, तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगी। उसके बाद नया चल रहा है कि हाइड्रोजन वाली चीजें, यानी पानी से आप गैस को जला सके, गाड़ियों को जला सके, तो वहां पर देश की अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए भी केमिस्ट्री की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मेटल की कोरोजन के बारे में पता लगाने के लिए, मेटल्स कहाँ पे किस चीज काम में आती है, कौन सी मेटल कहाँ पर है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें पता लगाने में भी क्या है, इम्पोर्टेंट। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो पर्यावरण है, पर्यावरण प्रदूषण, है ना, पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की हेल्प से हमें ये पता लगा है कि हमारे इसमें ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, कार्बन का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल किस टाइप से बढ़ रहा है। तो इन चीजों को जब हम केमिस्ट्री का नॉलेज अगर होता है तो केमिस्ट्री के नॉलेज की हेल्प से इन सब चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। जो चीजें पॉजिटिविटी इंक्रीज करी उनको हम बढ़ा सकते हैं, नेगेटिव चीजों को डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये अभी हमने सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ी हैं। नेक्स्ट क्लास से हम केमिस्ट्री की पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन एक एक, इसके बाद न्यूमेरिकल्स और पीवाईक्यू की सीरीज लाने वाले हैं, तो सपोर्ट कीजिएगा।
थैंक यू।